उपक्रम परिवर्तन की प्रक्रिया का जो कल अपने जो पहला चरण का अध्ययन किया था, आज अपन उसके दूसरे चरण का अध्ययन करेंगे, क्योंकि उपक्रम परिवर्तन के क्रमागत चरण है, एक के बाद एक चरण के आधार पर उपक्रम परिवर्तन किया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया का कल अपन ने पहला चरण पढ़ लिया था, अवसरों की खोज एवं विश्लेषण का। अब है दूसरा, अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। दूसरा चरण है अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना, अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। उपक्रम के परिवर्तन की दिशा में अगला कदम है खोजे गए अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। प्रत्येक अवसर का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित आधारों का उपयोग करना चाहिए। पहला, अवसरों की उपलब्धता की अवधि। उद्यमी को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कोई अवसर कितने समय तक उपलब्ध रह सकता है। किसी अवसर का लाभ तभी उठाया जा सकता है जबकि वह अवसर कम से कम उस अवधि के बाद तक उपलब्ध रहे, जितनी अवधि उस अवसर का लाभ उठाने हेतु उपक्रम की स्थापना में लगती है। दूसरा आधार है अवसरों का वास्तविक एवं अनुभूति मूल्य, रियल एंड रिसीव्ड वैल्यू। अवसरों का वास्तविक एवं अनुभूति मूल्य का आकलन करना। अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक अवसर के वास्तविक मूल्य, वास्तविक उपयोगिता तथा अनुभूति मूल्य, अनुभव सिद्ध उपयोगिता का आकलन भी करना चाहिए। बाजार मांग एवं आकार का आकलन। तत्पश्चात उद्यमी को उपलब्ध अवसरों के अधीन उत्पादित उत्पाद या सेवा की मांग एवं उसके बाजार क्षेत्र का आकलन करना पड़ता है। इस हेतु उसी बाजार अनुसंधान करना चाहिए। संसाधनों की उपलब्धता। अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर भी विचार करना पड़ता है। कुछ संसाधन संस्था के पास विद्यमान हो सकते हैं तथा कुछ अन्य बाद में किए जा सकते हैं, किंतु सभी दशाओं में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने ही चाहिए। यहाँ संसाधन तात्पर्य वित्तीय, भौतिक, मानवीय, तकनीकी, सूचना आदि सभी संसाधनों से हैं। क्षमता एवं कौशल की उपलब्धता। अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए उद्यमी को उपलब्ध क्षमता एवं कौशल का भी आकलन कर लेना चाहिए। इस हेतु उद्यमी को उपलब्ध क्षमता एवं कौशल की विशेषताओं या शक्तियों तथा कमियों का अवसरों के संदर्भ में विश्लेषण भी कर लेना चाहिए। जोखिम एवं प्रतिफल का आकलन। अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक अवसर में निहित जोखिम में उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल लाभ का आकलन भी करना पड़ता है। जोखिम का आकलन करने के लिए बाजार परिस्थितियों, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, पूंजी निवेश की राशि, तकनीक के प्रयोग संबंधी तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। पूंजी निवेश पर जो लाभ प्राप्त होता है वह प्रतिफल होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जोखिम की परिस्थिति में लगाई गई पूंजी पर प्राप्त होने वाले लाभ का आकलन करना ही जोखिम प्रतिफल का आकलन कहलाता है। कभी कभी किसी अवसर का मूल्यांकन तब भी ऊंचा किया जाता है जबकि उस अवसर में से वर्तमान में कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा तब किया जाता है जबकि उस अवसर के परिणाम स्वरूप भविष्य में अन्य कई अवसरों से लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है। प्रतिस्पर्धी स्थिति का आकलन। विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए अवसरों का प्रतिस्पर्धी स्थिति के संदर्भ में भी विश्लेषण किया जाता है। कुछ अवसरों का लाभ प्रतिस्पर्धी की तुलना में शीघ्र ही उठाया जा सकता है। ऐसे में उद्यमी उन अवसरों में बाजी मार सकता है और अधिक लाभ कमा सकता है, परंतु सभी अवसरों से इस प्रकार लाभ नहीं मिल सकता है। वातावरण के घटक। विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक अवसर का वातावरण के विभिन्न घटकों के संदर्भ में भी विश्लेषण करना चाहिए। वातावरण के विभिन्न घटकों में आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी, राजनीतिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकीय, अंतर्राष्ट्रीय आदि घटकों को सम्मिलित किया जाता है। वातावरण के इन सभी घटकों का प्रत्येक अवसर की सफलता पर कितना व किस सीमा तक प्रभाव हो सकता है, इस बात का आकलन एवं विश्लेषण भी करना चाहिए। ये उल्लेखनीय है कि नए अवसरों को प्राय सरकार की आर्थिक स्थिति सरकार की आर्थिक नीतियों तथा संनियम, जो रूल्स रेगुलेशन है, बाजार की प्रतिस्पर्धी स्थिति है, उपभोक्ताओं की आय है, आयु, इच्छा, पसंद नापसंद, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य आदि अधिक प्रभावित करते हैं। अतः इनके संदर्भ में अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना चाहिए। अवसरों का वातावरण के घटकों के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए उद्यमी सामान्यतः वातावरण संकट एवं अवसर रूपरेखा या विवरण तैयार कर लेते हैं।
जिसको क्या बोलते हैं हम, ईटोप, ETOP। ई का मतलब इन्वायरमेंटल, टी का मतलब थ्रेट, एंड ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज, और पी का मतलब प्रोफाइल। तो इसको बोलते हैं वातावरण संकट एवं अवसर रूपरेखा। इस रूपरेखा विवरण पत्र में वातावरण के विभिन्न घटकों का प्रत्येक अवसर पर पड़ने वाले प्रभावों का व्यवस्थित विवरण दिया जाता है। उपयुक्त कार्य कर लेने के उपरांत उद्यमी एक अवसर विश्लेषण विवरण या योजना, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस स्टेटमेंट या प्लान तैयार करता है। इस विवरण या योजना में निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है, यह समावेश होता है। कौन सी बातों का होता है? पहली बात, निर्मित या उपलब्ध किए जाने वाले उत्पाद या सेवा का विवरण, उद्यमी और उसकी टीम के सदस्यों द्वारा अवसरों का मूल्यांकन, अवसरों को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक संसाधन एवं की जाने वाली क्रियाएं, उपक्रम के लिए वित्तीय संसाधन के स्रोत। उद्यमी एवं उसकी टीम के सदस्य अवसरों के मूल्यांकन के समय सामान्यतः निम्न बातों पर विचार करते हैं। इससे बाजार की कौन समस्या का समाधान होगा या आवश्यकता की पूर्ति होगी। बाजार की आवश्यकता के संबंध में अब तक के अवलोकन का क्या संकेत है। बाजार मांग किन सामाजिक कारणों से प्रेरित है। बाजार मांग के संबंध में शोध करके किस प्रकार के आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। इस मांग की पूर्ति से क्या किसी पेटेंट या कॉपीराइट अधिनियम के अधीन अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। बाजार में उपलब्ध प्रतिस्पर्धा एवं उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की स्थिति कैसी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति में उसकी प्रकृति किस प्रकार की है। इस प्रकार ये दूसरा चरण पूरा किया जाता है, यानी अवसरों का विश्लेषण मूल्यांकन। तीसरा है प्रारंभिक तैयारियां करना। अवसरों का मूल्यांकन करने के बाद उद्यमी को निम्नलिखित प्रारंभिक तैयारियां कर लेनी चाहिए। उद्देश्यों तथा कार्यक्षेत्र का निर्धारण। उपक्रम की स्थापना का निर्णय कर लेने के बाद सर्वप्रथम उपक्रम के कुछ आधारभूत उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इन उद्देश्यों में आर्थिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार के उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। इन उद्देश्यों के आधार पर ही उपक्रम के संपूर्ण कार्यों का संचालन किया जाता है। उपक्रम के उद्देश्यों के साथ साथ उद्यमी को उपक्रम के क्षेत्र को भी निर्धारित कर लेना चाहिए। किसी उत्पाद या सेवा का चयन। अवसरों का मूल्यांकन कर लेने के बाद उसे किसी उत्पाद या सेवा अथवा किन्हीं उत्पाद सेवाओं का चयन कर लेना चाहिए जिनका उत्पादन या वितरण करने के लिए वह उपक्रम स्थापित करना चाहता है। वह उन उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन या वितरण का निर्णय कर सकता है जिन्हें मूल्यांकन में सर्वश्रेष्ठ पाया गया हो। इसके अतिरिक्त वह अपनी रुचि या अभिरुचि का भी उत्पादों या सेवाओं के चयन में ध्यान रख सकता है। उपक्रम के आकार का निर्धारण। जब उद्यमी उपक्रम की स्थापना का दृढ़ निश्चय कर लेता है तो अब उसी उपक्रम के आकार को भी निर्धारित करना चाहिए। उपक्रम का आकार बड़ा या छोटा या मध्यम श्रेणी का हो सकता है, किंतु प्रत्येक उपक्रम का आकार अपने संसाधनों तथा अपने प्रबंधन की क्षमता को ध्यान में रखकर निश्चित करना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में उपक्रम का आकार अनुकूलतम होना चाहिए। उपक्रम के अनुकूलतम आकार से तात्पर्य ऐसे आकार से है जिसके अंतर्गत उपलब्ध साधनों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग किया जा सके तथा न्यूनतम लागत पर अधिकाधिक कुशलता के साथ उपक्रम का संचालन किया जा सके। स्वामित्व के प्रारूप का चयन। उपक्रम के आकार पर विचार कर लेने के बाद ही उद्यमी को स्वामित्व के स्वरूप को निर्धारित करना चाहिए। निजी क्षेत्र में स्वामित्व के अनेक प्रारूप है, जैसे एकाकी स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी आदि। उद्यमी को इनमें से किसी एक प्रारूप का चयन करना होता है। स्वामित्व के प्रारूप का चयन करते समय उपक्रम का आकार, कार्यक्षेत्र, उत्पादन प्रक्रिया, वित्तीय, प्रबंध की एवं तकनीकी आवश्यकता, जोखिम आदि प्रमुख बातों का ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्थान का निर्धारण। उपक्रम की सफलता में उसके स्थान के निर्धारण का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। अतः उपक्रम का स्थान, कार्य की प्रकृति, आकार, बाजार क्षेत्र आदि सभी बातों को ध्यान में रखकर निर्धारित करना चाहिए। किंतु औद्योगिक उपक्रमों के स्थान चुनाव, बाजार की समीपता, कच्चे माल तथा श्रम की सहज उपलब्धि, परिवहन की सुविधा तथा लागत, उपक्रम की विशेष आवश्यकता आदि को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक उपक्रम का स्थान वही होना चाहिए जहाँ पर उत्पादन तथा वितरण की लागतें न्यूनतम आती हो। इसके अतिरिक्त मध्यम एवं लघु आकार के उपक्रमों के लिए सरकार द्वारा औद्योगिक बस्तियां भी बनाई जाती है। इसी दशा में स्थान के चुनाव में वित्तीय समस्या कम हो जाती है। केवल अन्य साधन उपलब्धता, कच्चे माल तथा बाजार की सीमितता को ही विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है।
आजकल सरकार ने उद्योगों के लिए स्थान नीति लोकेशन पॉलिसी भी बना रखी है। पिछड़ीता बिना उद्योग वाले स्थानों पर उद्योग लगाने पर सरकार बहुत सी सुविधाएं तथा नगद उपादान भी देती है। अतः उद्योगों के स्थान निर्धारण में इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रारंभिक अनुबंध करना। जब उद्यमी उपक्रम के उत्पादों या सेवाओं का चयन कर लेता है, अपने भावी व्यवसाय के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा आकार को निर्धारित कर लेता है, तो उपक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ प्रारंभिक अनुबंध भी करने पड़ते हैं। ये प्रारंभिक अनुबंध प्राय निम्न प्रकार के हो सकते हैं। यदि वह किसी विद्यमान उपक्रम को खरीदना चाहता है तो उसके स्वामी के साथ अनुबंध करना। यदि वह अपना नया उपक्रम प्रारंभ कर रहा है तो भूमि, भवन, कॉपीराइट, पेटेंट आदि के लिए संबंधित पक्षकारों से प्रारंभिक अनुबंध करना। यदि वह फ्रेंचाइज अधिकार के अंतर्गत उपक्रम प्रारंभ करना चाहता है तो फ्रेंचाइजर्स के साथ अनुबंध करना। यदि वह साझेदारी में उपक्रम स्थापित कर रहा है तो साझेदारों के साथ अनुबंध करना। यदि वह कंपनी का निर्माण कर रहा है तो अन्य प्रारंभिक सदस्यों तथा अन्य पक्षकारों के साथ प्रारंभिक अनुबंध करना। यदि वह सरकार के साथ संयुक्त क्षेत्र में उपक्रम स्थापित कर रहा है तो संबंधित सरकार के साथ समझौता करना। यदि वह विदेशी सहयोग से संयुक्त उद्यम कर उपक्रम स्थापित कर रहा है तो विदेशी सहयोगी फर्म के साथ भी प्रारूप अनुबंध करना। प्रबंध के कर्मचारियों, देशी व विदेशी विशेषज्ञों, वैधानिक सलाहकारों आदि से भी प्रारंभिक अनुबंध कर सकता है ताकि उपक्रम की स्थापना के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करने में सुविधा हो सके। इस प्रकार किसी उपक्रम को स्थापना करने के आवश्यक कदम है, जिनमें पहला कदम है अवसरों की खोज या इनका स्रोत, दूसरा है अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन, तीसरा है अवसरों की प्रारंभिक तैयारियां और बाकी के चौथा चरण का अध्ययन अपन कल करेंगे। धन्यवाद।